उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर पर भी हिंदू मुसलमान का विवाद शुरू हो चुका है। एआईएमआईएम के नेता असद उद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी और उनकी सरकार पर मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगा दिया है। ओवैसी ने कहा है कि एनकाउंटर में भी 37% मुसलमान ही मारे गए, ढेर हुए। ओवैसी के इस बयान पर घमासान छिड़ गया। योगी आदित्यनाथ के मंत्री मोहसिन रजा ने पलटवार करते हुए ये कहा कि अपराधियों को आप धर्म के चश्मे से न देखें, मुसलमानों को अपराधी बनने से तो ओवैसी साहब पहले रोकिए। अब योगी राज में मुसलमानों का एनकाउंटर ओवैसी कहते हैं तो देखिए, मार्च 2017 से 2021 तक 7,707 एनकाउंटर हुए, जिसमें 125 मारे गए और इनमें से मुसलमान अपराधी जो थे वो 47 थे, यानी कि जो अपराधी थे उनका धर्म 47 था। आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है कि एक देश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो, ठोक। क्या ये हुकूमत संविधान के तहत काम कर रही है? ये जो 36% आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 36% इनकाउंटर्स जो हुए उसमें 36% मुसलमान हैं, तो ये आपको सोचना होगा क्यों है, आप जैसे लोगों ने क्या किया, क्यों अपराधी बने वो? कि जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की 37% मुसलमानों की थी। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों? आज जब से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार आई है 2017 से, वहां पर इनकाउंटर हो रहे हैं, इतने हजार इनकाउंटर हुए हैं, उसमें इतने % मुसलमानों के इनकाउंटर हुए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उनको राय दीजिए, आप जाइए, आप क्या कर रहे हैं? अगर वाकई में आपके अंदर इस तरह की भाव हैं कि नहीं होना चाहिए, अपराधी नहीं बनना चाहिए किसी को, तो आप जाकर जिनका ठेका लिया है उनको समझाइए और उनसे कहिए कि इतनी परसेंटेज क्यों आ रही है आपकी। आप बैरिस्टर बनिए हमारी तरह, आप अपनी तरह बैरिस्टर बनाइए। रियासत के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जनाब योगी आदित्यनाथ है। इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी कि भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जाए। इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। रूल ऑफ लॉ है या रूल बाय गन है, इसका फैसला यकीनन उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। और जो लोग राजवर साहब को और असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम का बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, प्यारे, हम बी टीम नहीं है, हम बी टीम नहीं है, हम वो टीम है, हम तराजू का वो पल्ला है कि जिसका साथ देंगे वो तख्त पर बैठ जाएगा, हम जिसका साथ छोड़ देंगे वो तख्ते पर लेट जाएगा इंशाअल्लाह। विभाजन करने वाले ओवैसी के पूर्वज और आज ओवैसी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश में करते हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि अभी इनके मन में कोई और एक विभाजन की तस्वीर उभर कर सामने आती है। इनके वक्तव्य में जिस तरह की बात इन्होंने अपने वक्तव्य में कही है। ओवैसी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर हो रहे हैं उसमें मुसलमानों के ज्यादा हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। ओवैसी के इस बयान को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने सांप्रदायिकता की राजनीति ओवैसी के बयान को बता दिया है। हमारे साथ में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं। तो जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर जो ठोक दो पॉलिसी है उसके तहत 37% मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? मैं उनकी नासमझी पे, उनके जो आंकड़े हैं उनके ज्ञान पर मुझे आश्चर्य होता है। एक जो नेता अपने आप को तथाकथित नेता कहते हैं, वो इस प्रकार के गलत आंकड़ों को प्रस्तुत करेंगे और हर चीज में वो सांप्रदायिकता की बू देखेंगे। वो अपराधियों को धर्म के आधार पर आंक रहे हैं क्या? उत्तर प्रदेश में अपराधियों के बारे में योगी सरकार का स्पष्ट मत है कि चाहे कोई जाति धर्म हो या कोई संप्रदाय हो, कोई मुरव्वत नहीं, अपराधी अपराधी है। इसलिए 25 जो लिस्टेड माफिया थे 24 जेल में है और कोई भी माफिया या कोई भी अपराधी सर उठाने की कोशिश करता है तो सरकार नियम के अनुसार उसके साथ व्यवहार करती है।
आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो है भेदभाव हो रहा है और ये भी कह रहे हैं कि जो सांप्रदायिक माहौल है वो सरकार की तरफ से और बीजेपी की तरफ से बनाया जाए। एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ बीजेपी सरकार में। कहाँ का सांप्रदायिक आधार पर बात करते हैं। आज जो मुस्लिम बंधुओं की आबादी यहाँ है उत्तर प्रदेश में 17 से 19% के आसपास होगी, लेकिन आज 35 से 36% तक का 37% तक का उनको जो हमारी योजनाएं हैं उसका लाभ मिल रहा है। कहाँ से सांप्रदायिकता है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में सबके साथ बराबरी का व्यवहार हो रहा है, यही हमारी सरकार की विशेषता है। क्या जिस तरीके से ठोक दो पॉलिसी की बात होती है उससे अपराध पर नियंत्रण हो पाया उत्तर प्रदेश? कहाँ ठोक दो, किसको ठोक दो, कौन ठोक रहा है? क्या पुलिस पे कोई अगर कोई आक्रमण करेगा पुलिस गुलाब का फूल लेकर चलेगी क्या? पुलिस नियम के अनुसार जनता का संरक्षण करते हुए अपराधियों के साथ में कानूनन व्यवहार करे, इसकी खुली छूट है पुलिस को। और पुलिस नियम के अनुसार विधिक प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए अपना काम करती है। उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है कि पहले की तरीके से नहीं है कि थानों में किसी दल विशेष का आज पार्टी कार्यालय की तरह व्यवहार करने लगे, नहीं है। उत्तर प्रदेश के एक और मंत्री ब्रजेश पाठक ने ओवैसी को फैक्ट चेक करने की सलाह दी है और ओवैसी के इस बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितने एनकाउंटर हुए इसमें 35-37% मुसलमान ही हैं। अब उनके एक अलग आंकड़े हैं। दरअसल ये उनको लगता है ये अपराध और अपराधी जाति धर्म के आधार पर हमारी पार्टी नहीं देखती। जो भी कानून छेड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। बंगाल में आज रैलियों का सुपर सोमवार है। जबरदस्त रैली है। ममता और अमित शाह अपनी अपनी रैलियों में एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। बंगाल को पाताल तक नीचे ले जाने का काम किया। तीन भाई भाई আমরা বলি বাংলাতে স্থান নাই। मारपीट और गुंडागर्दी ने पूरे बंगाल के विकास को तहस नहस कर रख दिया। कांग्रेस के तो देवेनी ना, এখানে बीजेपी दालाली करे। हमारे विकास में जो सरकार आगे आ रही है वो सरकार को हम हटाकर दम लेंगे। খেলা হবে, लड़ाई হবে, हम लड़ेंगे, करेंगे, जीतेंगे। तो बंगाल में आज फिर से प्रचार का सुपर सोमवार है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज 2 रैलियों को संबोधित किया। हेलीकॉप्टर खराब होने के कारण शाम को झारग्राम में रैली को वर्चुअली उन्हें संबोधित करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने बांकुरा में रैली की। झारग्राम रैली में अमित शाह ने तोलाबाजी से लेकर गोंडा राज तक ममता सरकार को घेरा। बांकुरा की रैली में अमित शाह ने कहा कि ममता को चोट कैसे लगी है किसी को पता नहीं। उधर ममता बनर्जी ने भी आदिवासी इलाके में यानी कि पुरुलिया में एक रैली की, जबकि दूसरी रैली को संबोधित करने वाली है। ममता ने कहा कि लोगों का दर्द मेरे दर्द से कहीं ज्यादा है। ममता ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसके नेता 5 स्टार होटल से खाना मंगवाते हैं, साथ में लेकर दलित के घर जाते हैं और वहां बैठकर खाते हैं। हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई, मगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये षड्यंत्र है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा ये हेलीकॉप्टर बिगड़ जाता है भाई। अभी अभी मैं देख रहा हूं ममता जी के पैर में चोट आई। देखा है ना आपने, चोट आई है। अब ये तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई। जांच चल रही है। तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ है। भगवान जाने सच कौन है। मगर दीदी आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई हो, बहुत दुखी हो गई हो, व्हील चेयर में घूमती है। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? आपको इनके आपके पैर की चोट के लिए तो दर्द होता है। 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं, इनकी माताओं का दर्द आप नहीं जानती है। बंगाल की जनता इस बार 130 राजनीतिक हत्याओं का आपको बैलेट के मशीन के अंदर आपको उसका जवाब मिलना कि बंगाल में 10 साल से तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने बंगाल को पाताल तक नीचे ले जाने का काम किया। हर चीज में भ्रष्टाचार, हर चीज में टोलबाजी, राजनीतिक हिंसा,
घुसपैठ, तुष्टीकरण, हिंदुओं के और आदिवासियों के त्योहार मनाने के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़े, इस प्रकार की स्थिति और मारपीट और गुंडागर्दी ने पूरे बंगाल के विकास को तहस नहस कर रख दिया है। सुभाष बाबू हो चाहे खुदीराम बोस हो, वो बंगाली ही थे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता लड़ाई को एक नई ऊर्जा दी। वंदे मातरम के गान ने पूरे भारत को एकजुट करने का काम किया। वही बंगाल आज गुंडा राज के अंदर लिप्त होकर रह गया है। 10 साल के दीदी के शासन में मोदी जी ने जो योजनाएं पहुंचाई, 115 से ज्यादा योजनाएं गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए मोदी सरकार ने पहुंचाई है, वो योजनाएं आप तक नहीं पहुंच रही और इसका सबसे बड़ा हर्डल है। কয়লা শিল্প বিক্রি করে দিচ্ছ, কয়লা শিল্পীরা কোথায় যাবে? কয়লা শ্রমিকরা কোথায় যাবে? কোল ইন্ডিয়া, বিসিসিএল, ইসিসিএল স্টিল বন্ধ করে দিচ্ছ, বিএসএনএল বন্ধ করে দিচ্ছ, রেল বিক্রি করে দিচ্ছ, এয়ার ইন্ডিয়া বিক্রি করে দিচ্ছ, ব্যাংক বিক্রি করে দিচ্ছ, সেল বিক্রি করে দিচ্ছ, নোটবন্দি করে অনেক টাকা কামিয়েছো। সেই টাকা দিয়ে কামিয়েছো হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা। আর লোককে ভিক্ষা দাও ইলেকশনের সময় 500 টাকা, 5000 টাকা। ওই টাকার মূল্যের বদলে এবার ওদের বিরুদ্ধে ভোট দিন, ভোট দিয়ে নিজেদের একদম প্রমাণিত করুন যে 10 साल के दीदी के शासन में मोदी जी ने जो योजनाएं पहुंचाई, 115 से ज्यादा योजनाएं गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए मोदी सरकार ने पहुंचाई है। वो योजनाएं आप तक नहीं पहुंच रही और इसका सबसे बड़ा हर्डल है, इसका सबसे बड़ा कोई रोड़ा है तो ये तृणमूल की सरकार है। मैं आज झारग्राम की इस रैली में हजारों की संख्या में उपस्थित सभी आदिवासी भाइयों को कहना चाहता हूं, आज एक संकल्प कर जाइए। हमारे विकास में जो सरकार आड़े आ रही है वो सरकार को हम हटाकर दम लेंगे। বিজেপি কে একটি ভোটও দেবেন না। আর ওদের যে 800-500 যা যা আছে একটাও ভোট দেবেন না। কংগ্রেসকে তো দেবেনই না। এখানে বিজেপির দালালি করে, শুধু এখানে বিজেপির দালালি করে যায় কংগ্রেস আর সিপিএম। জগাই মাথায় গলায়, সিপিএম হচ্ছে জগাই, কংগ্রেস হচ্ছে মাদাই বাংলায়, আর বিজেপি হচ্ছে গদাই। 3 ভাই ভাই, আমরা বলি বাংলাতে স্থান নাই। চাই না, চাই না, বিজেপি কে চাই না। বিদায় দাও, বিদায় দাও, বিজেপি কে বিদায় দাও। व्हीलचेयर से कुर्सी युद्ध में कहीं ममता को सहानुभूति न मिल जाए, अब बीजेपी को यह डर भी सताया जा रहा है। बीजेपी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर ममता की चोट की गंभीरता और इलाज की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग कर रही है। टूटे पैर, प्लास्टर, व्हीलचेयर, सियासत की हर तस्वीर का मतलब होता है, हर तस्वीर का संदेश होता है, हर तस्वीर के अपने नफे नुकसान होते हैं। चोट के बाद वोट युद्ध में उतरी ममता खुद को जख्मी शेरनी बता रही है। टूटे पैर से लड़ते रहने का दम भर रही है। হুইলচেয়ারে ভাঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে। মনে রাখবেন, নিহত বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। नए अवतार में ममता को सियासी लाभ न मिल जाए, अब इसकी चिंता होने लगी है। अभी तक मामला हादसा बनाम साजिश का चल रहा था। चुनाव आयोग ने हादसा बताकर मामले को नया मोड़ दिया तो बीजेपी आक्रामक हो गई। डरने का कोई सवाल नहीं है। डर तो उन्हीं को होता है जो लोगों के साथ अन्याय किया है। तो डर अगर कोई रहे तो वो तृणमूल कांग्रेस है। डर अगर कोई रहा है तो वो लेफ्ट हैं जो 34 साल यहाँ पे अब शासन किया है। डर अगर कोई रहे तो कांग्रेस है जिनकी कोई लीडर भी नहीं है और
कोई एक पर्टिकुलर दिशा भी नहीं है। पहले गायक था, अभी नायक होने का शायद उसका कोई माने डिजायर हुआ होगा, लेकिन अभी ये माटी जो है ना, बंगाल की माटी बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है, इसमें ज्यादा खेलने को मत करो। सियासत में सहानुभूति की अपनी ताकत है। अगर ये शस्त्र निशाने पर बैठ गया तो बड़े बड़े सूरमा धराशायी हो जाते हैं। चोट से वोट का मंत्र ममता के लिए नया नहीं है, ये बीजेपी जानती है। यही कारण है कि बीजेपी ने इसकी काट के लिए चोट की गंभीरता पर ही सवाल खड़े कर दिए। पहले साजिश की थ्योरी पर चुनाव आयोग से शिकायत करने वाली बीजेपी ने अब चोट की गंभीरता पर आयोग को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में बीजेपी ने ममता की चोट और उसके इलाज की पूरी प्रक्रिया को सार्वजनिक करने की मांग की है, ताकि जनता को सच पता चले। ममता की चोट पर पड़े अब भी सस्पेंस के पर्दे पूरी तरह नहीं उठे हैं। चुनाव आयोग ने साजिश की थ्योरी को नकारा जरूर है, लेकिन हादसे की वजह पर चुप्पी साधी है। ममता की सुरक्षा पर सवाल उठे तो आयोग ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था देखने वाले आईपीएस विवेक सहाय को डायरेक्ट सिक्योरिटी से फौरन हटाने और 1 हफ्ते में उनके खिलाफ आरोप तय करने को कहा है। और तो और पूर्वी मिदनापुर के डीएम विभू गोपाल भी नप गए। उनकी जगह पर आईएएस स्मिता पांडे की नियुक्ति की गई है। पूर्व मिदनापुर के एसपी प्रवीण प्रकाश को तत्काल निलंबित कर दिया गया। ममता की चोट का केंद्र बिंदु है सियासत की नजरों में, अगर हम कहें तो सहानुभूति की लहर पाना, और इस सहानुभूति की लहर पाने में ममता कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ रही। ऐसे में बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि पहले चरण के चुनाव से पहले इस सहानुभूति की लहर को रोका जा सके, और यही वजह है कि दोनों ओर से इस चोट को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार चल रही है। कैमरामैन संतोष प्रसाद के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, पुरुलिया। सदियों से ये कहावत चली आ रही है, युद्ध में साम दाम दंड भेद सब चलता है। बंगाल विजय के लिए बीजेपी ने कुछ ऐसा ही दांव चला। पार्टी ने मंत्रियों से लेकर सांसदों तक को चुनावी मैदान में उतार दिया। चुनाव में बीजेपी के नए दांव पर भी जुबानी जंग तेज हो गई। टीएमसी ने पूछा कि चुनाव लड़ने के लिए क्या कोई और नहीं है आपके पास? बंगाल में विजय रथ दौड़ाने के लिए बीजेपी ने सारे दांव चल दिए। बीजेपी का हर बड़ा चेहरा फ्रंट पर होगा। बीजेपी का हर दिग्गज मैदान में होगा। बीजेपी ने अब अपने सांसदों को भी ममता के खिलाफ लड़ाई में झोंक दिया। पार्टी की नई लिस्ट में 4 सांसदों के नाम है, जो अब ममता के सिपहसालार से 2 हाथ करेंगे। सबसे बड़ा नाम केंद्रीय मंत्री और आसनसोल से सांसद बाबुल सुप्रियो का है, जिन्हें टॉलीगंज से टिकट दिया गया है। टॉलीगंज आसनसोल संसदीय क्षेत्र में नहीं आता। ये आसनसोल से 221 किलोमीटर दूर है। बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री यही है। उनके सामने दीदी सरकार के बड़े मंत्री अरूप विश्वास हैं। और देखिए, जितना बड़ा चैलेंज उतना ज्यादा मोटिवेशन, मैं इसी तरीके से देखता हूँ। एमपी का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्रियल वो है, सब है, लेकिन राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माई हैंड्स आर वेरी फुल। टॉलीगंज में मुझे जो दायित्व दिया गया है, मैं पूरी तरीके से पूरी ऊर्जा के साथ लड़ूंगा, और डेफिनेटली कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ कि ये सीट जीत के मैं अपने पार्टी के लिए ये सीट मैं जीत के दिखाऊंगा। अभिनेत्री से नेत्री बनी लॉकेट चैटर्जी को भी बीजेपी ने टिकट थमाया है। लॉकेट चैटर्जी हुगली से सांसद हैं। उन्हें अपने ही संसदीय क्षेत्र के चुनचुरा से मैदान में उतारा गया है। लॉकेट चैटर्जी का मुकाबला टीएमसी के असद मजूमदार से होगा। कूच बिहार के सांसद निशीत प्रामाणिक भी बीजेपी की लिस्ट में हैं। अपने ही गृह सीट दिनहाटा से वो टीएमसी के उदयन गुना को टक्कर देंगे। निशीत 2 साल पहले ही टीएमसी से बीजेपी में आए। बीजेपी की लिस्ट में चौथा नाम स्वप्न दास गुप्ता का है। राज्यसभा के नामांकित सांसद दास गुप्ता को हुगली के तारकेश्वर सीट से उतारा गया है, जहां वो टीएमसी के रामेंदु रॉय को चुनौती देंगे। बीजेपी के सांसदों वाले दांव पर सियासी संग्राम छिड़ गया। टीएमसी ने चुटकी ली है कि कोई नहीं मिला तो सांसदों को लड़ाना पड़ा। कुछ ऐसे लोग चाहिए जो सरकार अच्छी तरीके से चला सके, और एक सोनार बंगला का सपना जो बंगाल की जनता को लोगों ने दिखाया, उसको पूरा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार करेगी। और इसलिए कुछ ऐसे लोग जो सरकार भी चला सके,
ऐसे लोगों को हमने टिकट दिए हैं और इसमें ऐसा नहीं कि हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी, कार्यकर्ता बहुत है। Not to talk about candidates, talk about workers. They don't have workers, they do not have leaders. They are trying to create an atmosphere thereby forcing the TMC leaders and other party leaders to join them. बीजेपी की 27 उम्मीदवारों की लिस्ट में हाल में बीजेपी से जुड़े 4 फिल्मी सितारे भी हैं। यशदास गुप्ता, तनुश्री चक्रवर्ती, पायल सरकार और अंजना बसु अब जनता के दरबार में अपनी किस्मत आजमाएंगे। की राहें, रोड, रास्ते सब भरे पड़े हैं। यही बताता है कि बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ परिवर्तन करना चाहिए। ममता सरकार में मंत्री रहे राजीव बनर्जी और रविंद्रनाथ भट्टाचार्य इस बार बीजेपी से ममता को चुनौती देंगे। ममता ने रविंद्रनाथ का सिंगूर से टिकट काटा तो उन्होंने पाला बदल लिया। अब सिंगूर में बीजेपी कार्यकर्ता ही उनका विरोध कर रहे हैं। टिकट कटने से बगावती तेवर अपनाने वाले बीजेपी में भी हैं। कोलकाता के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता सोवन चटर्जी का टिकट कटा तो उन्होंने पार्टी को बाय बाय कर दिया। उनकी पार्टनर वैशाली बनर्जी ने भी अपमान का आरोप लगाते हुए बीजेपी छोड़ दी। पौलमी साहा, कोलकाता, आज तक। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गोलीकांड हुआ था। अब इसमें एक नया मोड़ आया है। बीजेपी के सांसद कौशल किशोर की बहू ने आज सुबह आत्महत्या की कोशिश की। ये वही मामला है जहां सांसद के बेटे पर खुद पर गोली चलवाने का आरोप लगा और अब मामला फैमिली मुद्दों से आगे चलकर थाने और अदालत तक पहुंच रहा है। आरोप लगा दिए सबने। लखनऊ गोलीकांड में सनसनीखेज मोड़। बीजेपी सांसद की बहू ने की खुदकुशी की कोशिश। सांसद के घर के बाहर खुदकुशी की कोशिश। बेटे आयुष पर हुए कथित हमले के मामले में सनसनीखेज ट्विस्ट है। सांसद की बहू ने हाथ की नस काटकर आत्महत्या का प्रयास किया। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। इससे ठीक पहले सांसद की बहू का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसने सुसाइड की धमकी दी थी। तुम आपस में नहीं होगे तो मुझे रहना भी नहीं है। अब बहुत हो गया, मैं हार गया, इसमें हार गई, लड़के सबसे हार गई। अब मैं कोई बात नहीं, मैं याद तो रही हूँ, तुम याद रखोगे। मेरे से जानने वाला कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारी गलतियों में तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे मारने में भी तुम्हारे साथ थी, तुमने जो भी किया मेरे साथ तब मैं तुम्हारे साथ खड़ी रही। छोटी छोटी चोटें लगाई तुमने, मुझे पता था कि तुम छोटे हो पर मैं तब भी तुम्हारे साथ थी। और जिस फैमिली के साथ हो ना, तुम्हें तो कहते थे वो तुमसे प्यार नहीं करते, सब मतलब ही है ना। आज उन्हीं लोग के पास तुम चले गए ना, क्योंकि आज तुमको अपना मतलब नजर आ रहा ना। एक बार बच्चे के बारे में तक नहीं सोचा। कोई फायदा नहीं है, सब बहुत लेट कर दिया, मैं जा रही हूँ। मेरे मरने की वजह तुम हो आयुष, तुम ही हो। बीजेपी सांसद की बहू का आरोप है कि सांसद के रसूख की वजह से उनकी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा और गोलीकांड में उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। जैसे भी थे तूने गलत कर दिया मेरे साथ। जीने की कोई वजह नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा। कितना लड़ू सबसे, क्योंकि तुम्हारे पापा सांसद है ना, तुम्हारी माँ विधायक है। मैं कुछ नहीं कर सकती, कहीं जाऊंगी कोई सुनेगा नहीं, मैं किसी से लड़ नहीं सकती। लड़के देगा, मांग के देगा तुमको नहीं, सब झूठ झूठ बोलते। तुमको मार सकती थी, तुमको हाथ तक नहीं लगाने देती थी किसी को, तुमको मैं मार सकती थी। इतना झूठ बोल दिया तुमने, मेरे पास कुछ छोड़ा नहीं तुमने। मैं जी हूँ, मैं जीने लायक नहीं छोड़ा। तुम्हारे घर वालों ने मुझे जीने लायक नहीं छोड़ा।
आयुष पर कथित हमले के तुरंत बाद पुलिस हिरासत में आयुष के साले ने खुलासा किया था कि आयुष ने कुछ लोगों को फंसाने के लिए खुद पर गोली चलवाई थी, लेकिन बाद में आयुष ने वीडियो जारी कर सारा इल्जाम अपनी पत्नी पर डाल दिया था। मेरी तरफ से तो मुझे जो सजा दे पाओ दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। उन्होंने बोला मैंने खुद को गोली मरवाई। क्या मैं यार खुद को मैं गोली क्यों मरवाऊंगा? मैं पहले से ही मरा हुआ हूँ यार, मेरी जिंदगी हो गई। मैं 6 महीने पहले मैं शान से जीता था। इस आपने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है। तुम सबको ये करना तो फिर हाँ क्यों किया था सबने शादी के लिए? से प्यार करने की यही सजा मिली मुझे। कभी किसी से प्यार नहीं करना, कुछ भी कर लेना। मैं तो जा रही हूँ, कभी आऊंगी नहीं तुम्हारी जिंदगी में। इस दुनिया से जा रही हूँ, तुम रहना खुश। इस केस में कल लखनऊ के मडियाब थाने में आयुष से करीब घंटे भर पूछताछ हुई। पुलिस के मुताबिक आयुष से अभी भी पूछताछ होगी, क्योंकि अभी सारे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। बहरहाल इस बीच सांसद की बहू की खुदकुशी की कोशिश ने इस केस को नया मोड़ दे दिया है। लखनऊ से सत्यम मिश्रा, शिवेंद्र श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। मामला सुर्खियों में उस वक्त आया जब सांसद के बेटे पर उसके साले ने गोली चलाई। जांच आगे बढ़ी तो पति पत्नी के रिश्तों पर दोनों आमने सामने होने लगे, आरोप प्रत्यारोप करने लगे। मैं 6 महीने पहले मैं शान से जीता था, लेकिन इस लड़की ने मुझे ऐसा फंसाया। आज ये मेरे पिताजी को उनसे कह रही मुझे बहू का दर्जा चाहिए। इसको मैं इस देश में कई ऐसे लड़के लड़कियां हैं जिनका काम ही यही है। मेरे केस में ना ऐसा होना चाहिए कि ऐसे लोग जो फंसाते हैं, हनी ट्रैप करते हैं पैसों के लिए, अच्छे घर के बच्चों को फंसाते। वो लखनऊ आवास पे दुबग्गा में जो उनका आवास है वहाँ पे वो थे। तो ये बताइए कि अगर कैसे पता मेरी असल में बात हुई थी आयुष से, जब वो वहाँ पे थे तब भी मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई थी। उसके बाद मैंने बोला ठीक है। तो उस दिन एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा परेशान, तो मैंने बोला उस दिन मेरे दिमाग में कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली दोनों तरफ से, एक मेरा ससुराल भी मेरे साथ नहीं, मेरा मायका भी मेरे साथ में नहीं है। तो मेरे दिमाग में विचार रहा था कि मैं करूँ क्या, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन अब नहीं है। मैं अकेली हो चुकी हूँ पूरी तरीके से। क्या चाहती हैं, सरकार से क्या चाहती हैं, पुलिस से क्या चाहती हैं? मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ कि अब मैं पत्नी हूँ उसकी, मुझे पत्नी का हक चाहिए, जो कि वो लोग नहीं दिए हैं आज तक। ना देने, मना भी करें कि आपको कभी भी नहीं मिलेगा, चाहे जो करना है। हाथ उठाया उसने मेरे ऊपर कई बार। मैं क्या किससे बताऊं यार, फैमिली वालों से मैं बता नहीं सकता, किसी से तो मैं बता नहीं सकता। मैं सह रहा था, उसके पूरे घर को मैं पाल रहा हूँ, पूरे घर को तो मैं पाल रहा था उसके। जब तक पाला, जब तक मैंने, मेरे पास पैसे थे, जब तक मैं कर पाया तब तक मैंने किया। उसके बाद जब मैं नहीं कर पाया, मुझे प्रॉब्लम हुई, आर्थिक स्थिति मेरी बिगड़ी, तो मैं बेकार हो गया। मतलब सब कुछ चल रहा था, बीच में सब कुछ सही था। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, थोड़ी लड़ाई वड़ाई हुई थी जब हमारी शादी होने वाली थी, क्योंकि उसको बहुत जल्दी थी शादी। मुझे 3 साल चाहिए था, क्योंकि मैं तैयारी कर रही थी, तो मुझे पढ़ना था। तो मैंने बोला था मुझे 2 साल का टाइम दो। उसके बाद तो जैसे हालात थे, फिर हमने शादी कर ली। और उसके बाद क्या हुआ, सब कुछ सही था। और एक दिन सिर्फ हमारी लड़ाई हुई थी, फोन को लेकर के। फोन हमारा टूट गया, उसके भी टूट गया था, इसी वजह से सिर्फ लड़ाई हुई थी। आयुष के पिता कौशल किशोर बीजेपी के सांसद हैं और आज तक से बातचीत में उन्होंने पीड़ित लड़की को बहू मानने से ही इनकार कर दिया है। कौशल जी, कल जो घटना हुई है, पहली बात तो वो मेरी बहू नहीं है, क्योंकि आयुष और उन लोगों ने अपने आप शादी किया, हम लोगों ने शादी नहीं किया, इसलिए वो मेरी बहू नहीं है। ये शब्द का यूज करना ठीक नहीं है। वो अपने आप मर्जी से शादी किया, वो आयुष की पत्नी है, बहू हम लोगों की नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह कि वो यहाँ पर नहीं आई थी मेरे घर पे, वो सड़क पे आई थी। वहाँ सड़क पे एक दूसरा घर बना हुआ है, वहीं सड़क पे उसने जो भी किया है, उसने ड्रामेबाजी की है। वो हमारी छवि को धूमिल कर रही, हमारी और विधायक की छवि को धूमिल कर रही है। उसके पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं, 2 लड़के उसके साथ थे, वही लोग पूछ रहे थे वहाँ पर। तो उसको प्रोवोक किया जा रहा है जानबूझ करके, और जो भी कर रही है वो हमारा और हमारी पत्नी विधायक जो है जयदेवी कौशल और हमारे जो और लड़के हैं
आकाश किशोर उनका जो है बदनाम करने का काम कर रही, छवि धूमिल करने का काम कर रही। ये एक अपराध है, वो अपराध कर रही है इस तरीके का। हमसे उसका कोई लेना देना नहीं है। आयुष को बेदखल कर दिया गया है, पहले से ही ऑलरेडी हम लोगों ने कर दिया था, और उसकी बेदखली की घोषणा जो उस तरह होती है अखबारों वगैरह में, उसको भी कर दिया जाएगा। उससे कोई लेना देना हमारा नहीं। कौशल जी, आपने कहा कि कोई लोग पीछे से उसको प्रोवोक कर रहे हैं, कौन है? आपको कुछ आइडिया? आपको ये मेरा आइडिया नहीं है, कोई ना कोई तो है उनके पीछे। वो लड़के कौन है उनको हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं। वो जो लड़के उसके साथ गाड़ी से आए थे मोटरसाइकिल से, वो 2 लड़के कौन है? जो एक लड़के से खड़े होकर पूछते हैं कि तुम आयुष हो क्या, तो वो पहचानते भी नहीं है, और पूछ रहे हैं एक लड़के से कि तुम आयुष हो क्या। इस तरह की जो पूछने का मतलब है, तो इसका क्या मतलब है, कौन है? इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई उनके पीछे लगा हुआ है, जो रोज उनको इस तरह की बात करता है कि आज तुम ये करो, आज तुम ये करो, आज तुम ये करो। और वो ऐसे ही लोग हैं जो मेरी छवि को धूमिल करना चाहिए। बड़ी तस्वीर यही दिख रही है कि आपकी छवि को धूमिल करने का, क्या आपको इसमें कुछ राजनीतिक साजिश नजर आती है? देखिए, राजनीति में किसी दल के लोगों ने कोई इस मैटर पे अपने कोई कमेंट नहीं किए हैं और इस पर कोई बात नहीं की है, इसलिए मैं इसको उस तरह की कोई साजिश नहीं कह सकता। लेकिन कोई ना कोई उनके पीछे लगा हुआ है जो ब्लैकमेलिंग कराने का प्रयास कर रहा है, वरना हमसे इस मैटर से क्या लेना देना है। जब करने के समय, शादी करने के समय ही ये बोल दिया गया था कि शादी जो कर रहे हो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, अगर आप अलग रह सकते हो पूरा बेदखल कर देंगे, कोई परिवार से मैटर नहीं है। तो दोनों इसी बात पे तैयार थे। जब दोनों इसी बात पे जाके अपना कर लिया तो फिर मेरे से क्या मतलब है। और फिर आकर के ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत है। ड्रामा जानबूझ करके कर रही है और हम लोगों को बेवजह परेशान करने का काम कर रही, हम लोगों का मानसिक उत्पीड़न कर रही है, सामाजिक छवि धूमिल कर रही है। कानूनी अपराध है, और अगर कोई सुसाइड करना भी चाहता है, करने की धमकी देता है, ये भी अपराध है। वो मैं कानून के साथ हूँ और पुलिस को चाहिए कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे। हमने थोड़ी देर पहले आयुष के भाई से भी बात की, जो लड़की के आरोपों को साजिश तो बता रहे हैं, लेकिन इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं कि लड़की आरोप क्यों लगा रही है। विकास जी, पहले तो ये जानना चाहेंगे, अभी तक तो आप आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब तो बहू ने बकायदा वीडियो जारी करके आरोप सीधे आपके परिवार पर ही लगा दिए हैं। अंकिता ने तो आरोप तो पहले ही जब डिबेट हो रही थी तो उसने उस समय भी लगाया था हम लोगों के ऊपर कि उससे कुछ भी होगा तो उसके जिम्मेदार हम क्यों जिम्मेदार होंगे उसके। वो तो कल घर आई थी हमारे, जो है यहाँ पे आके सुसाइड करने का वो सब कह रही थी, लेकिन हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया। पुलिस को बुला के फिर उसको जो है भिजवाया, महिला पुलिस उसको महिला थाने लेके गई। लेकिन वो तो यही कह रही है ना कि अगर उसको कुछ भी हो जाता है, देखिए, लेकिन लोग जान रहे। अंकिता ने ये बात पहले भी कही थी, अगर उसको कुछ हो जाता है तो फिर उसके जिम्मेदार आप, आयुष और उसके परिवार के लोग होंगे। नहीं, ये अब इनका कहना है तो ये तो जो मन में आ रहा वो तो कह रही है। हम क्यों जिम्मेदार होंगे इनके? हम किस बात के लिए जिम्मेदार होंगे जब हमारा कोई मतलब ही नहीं है इनसे। वो सीधे तौर पर आरोप ये लगा रही है कि आयुष क्योंकि उसको परेशान करता था, प्रताड़ित करता था, और इसी वजह से उसकी हालत ऐसी हुई है और इसके लिए परिवार जिम्मेदार है। परिवार किसी तरीके भी जिम्मेदार नहीं है। ये कह रही हैं प्रताड़ित, अगर जो आयुष इनको कर रहा था तो इनको जाके थाने में जो है रिपोर्ट करानी थी, लेकिन प्रताड़ित तो ये खुद ही कर रही थी। और जब इसकी सच्चाई आयुष जानने लगा तो आयुष की हत्या करने की इन लोगों ने पूरी की पूरी प्लान बना लिया और करने की कोशिश भी की, लेकिन वो तो बच गया। अब वो सच्चाई बता रहा तो इनको डर लग रहा है कि समाज के सामने, देश के सामने इनकी सच्चाई पता चल जाएगी तो ये कहीं की इनकी इज्जत कहीं नहीं रहेगी। इसलिए ये सवाल उठा रही, बार बार हम लोग के ऊपर ब्लेम लगा रही हैं। पर अब तो सारी चीजें सामने हैं विकास जी, अब तो उसने बकायदा वीडियो जारी कर दिया, मीडिया में आकर उसने सारी बातें बोल दी। जी नहीं, आयुष के जो बयान थे, अब इनको ये लग रहा है कि हम आयुष को अपने घर में छुपा के रखें। ये हमारे घर पे कल चली आई थी, हमारे घर पे आप चले आने से क्या फायदा, यहाँ आके पूछ रही लोगों से, कह रही हैं इनके साथ में कोई ना कोई मिला हुआ है, कोई इनको सपोर्ट कर रहा है, जो ये हम लोग के खिलाफ ऐसा कर रही हैं। ये चाहती हैं, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो सांसद विधायक को जो पूरी तरीके से बदनाम करना चाहते हैं,
लेकिन वो अपने प्लान में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि लोग जान रहे हैं, जनता भी देख रही है कि किस प्रकार से जो है आयुष को फंसाया गया और उसको जो है जान से मारने की कोशिश की गई। अब सच्चाई लोग जानने लगे हैं, तो ये उस मुद्दे से डाइवर्ट करके जो है दूसरी तरफ लाना चाह रही कि उनको कुछ हो जाएगा। विकास जी, इसी का जिक्र देखिए अंकिता ने खुद किया था। जब पिछली बार हम और आप बात कर रहे थे तब अंकिता खुद भी हमारे साथ मौजूद थी, आज तक पे ही हम लोगों ने बात की थी। तब अंकिता ने कहा था कि ये सब कुछ विकास के कहने पर ही हुआ और विकास के कहने पर ही गोली चलवाई गई। वो ये सारे आरोप आप ही पर लगा रही हैं। वो कह रही हैं कि माफ कीजिएगा, आयुष के कहने पर, और वो सीधे तौर पर यही कह रही हैं कि इसके लिए उनका परिवार जिम्मेदार है। नहीं, वो गलत कह रही है। हम तो अब जब से आयुष का इनसे शादी हुई थी, मैं इसको तो इससे मेरी बात करना ही बंद हो गया था, क्योंकि ये हम लोगों की बात माना नहीं। माँ बाप की तुम बात नहीं माने, भाई की बात नहीं माने, तुम एक लड़की से, उस लड़की से शादी कर लिए, जिस लड़की का अब क्या बताएं, हुजूरपुर में लोग खुद ही फोन कर करके हमें बता रहे हैं कि ये किस तरीके की हैं, इनका क्या मामला है। तो आप हमारी बात नहीं मानोगे, परिवार की बात नहीं मानोगे। हम लोगों ने तो कहा आप जाके अपना जीवन जियो, लेकिन हम लोग तो ये तो चाहते नहीं थे, हमारा बच्चा हमारा सही रहे, हम यही चाहते थे। लेकिन अब इनकी सच्चाई जब आने लगी, तब इनको लगने लगा कि अब आयुष सब जान जाएगा, लोग भी सब लोग जान जाएंगे। आयुष के माता पिता और भाई लोग सब लोग सही कह रहे थे कि जो है इसके साथ में नहीं रहो, तब इन्होंने ये कदम उठाया है।